Welcome to CA Wisdom channel. So we are going to take chapter number 2 today. Okay. So chapter number 2 is basically dynamics of competitive strategy. So कितना तरह के कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है. ओके, सो वी विल स्टडी एवरीथिंग. ओके, सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. Competitive strategy of a firm evolves out of consideration of several factors that are external to it. कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्यों आता है और या क्यों लाना पड़ता है, ताकि एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करे. ओके, इसलिए हम लोग कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी लाते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि बाहर का दूसरा कोई फर्म हमारे साथ कॉम्पीट करे, तो वो कॉम्पीट को कम करने या रिड्यूस करने या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने हमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी लगाना पड़ता है. दैट्स वाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ऑफ अ फर्म इवॉल्व्स आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सेवरल factors that are external to it. Okay, the external environment affects the internal environment of the firm. So बहुत अच्छा स्टेटमेंट है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कभी भी इफेक्ट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को. ओके, नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी आर. सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो सबसे पहला है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने. ओके, एंड उसके वजह से क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के थ्रू मार्केट शेयर इंक्रीज होगा एंड उसके कारण हम कंपटीशन को बीट कर पाएंगे. ओके, दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी कंसिस्ट ऑफ मूव्स और स्टेप्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना रहता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में. कॉम्पिटिटिव प्रेशर को संभालना पड़ता है या विथ होल्ड करना पड़ता है या विथ स्टैंड करना पड़ता है. स्ट्रेंथन मार्केट पोजीशन, मार्केट में अपना फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को पोजीशन को स्ट्रेंथन करना पड़ता है. ओके, सो दिस थ्री आर consideration in competitive strategy. Okay, having a competitive advantage is necessary for a firm to compete in the market. So it is a necessary. Okay, competitive advantage चाहिए तो ही वो organization चलेगा मार्केट में, वरना नहीं चल पाएगा. Competitive advantage comes from a firm's ability to perform activities more effectively than its rivals. So competitive advantage का मतलब क्या है? जब वो फर्म दूसरा फर्म से ज़्यादा अच्छा, मीन्स जो राइवल फर्म से उससे अच्छा बेहतर परफॉर्म करेगा, सो दैट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ओके, बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ वेदर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेनेबल. ओके, सस्टेन करना चाहिए. सिर्फ ऐसा 2-3 दिन के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होके कुछ फ़ायदा नहीं है. ओके, सो वेदर इट इज़ सस्टेनेबल. By knowing if it is a leader, challenger or follower, it can adopt appropriate competitive strategy. Okay, लीडर होगा तो या चैलेंजर होगा तो या फिर फॉलोवर होगा, अकॉर्डिंगली हम लोग कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी लगाएंगे उसके ऊपर. ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप होता क्या है? सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मतलब एक एनालिसिस होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटर कौन है. ओके, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, an in-depth investigation and analysis of a firm's competition allows it to assess the competitor's strength and weakness in the marketplace and helps it to choose and implement effective strategies that will improve its competitive advantage. So इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को एनालाइज करने से हमें मालूम पड़ता है कि जो दूसरा फर्म्स है, राइवल फर्म्स है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, and accordingly we can implement these strategies. Okay, understanding of competitive landscape requires an application of competitive intelligence. So competitive landscape को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले competitive intelligence की ज़रूरत होती है. ओके, सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसे हम लोग अंडरस्टैंड या कॉम्प्रीहेंड करेंगे? सो सबसे पहला आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर. सबसे पहला हमें देखना है कि कॉम्पिटिटर है कौन. ओके, सेकेंड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स. फिर जब पता चलेगा ये है हमारा कॉम्पिटिटर, तो उसको समझने का सेकेंड स्टेप है समझने का वो कॉम्पिटिटर को. ओके, थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर. स्ट्रेंथ क्या क्या है वो कॉम्पिटिटर का. फोर्थ वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर. वो कॉम्पिटिटर का वीकनेस क्या है. एंड लास्ट में सारा इन्फॉर्मेशन ऑल टुगेदर मतलब साथ में ला के एक कंक्लूजन निकालने का, एंड उसके ऊपर हम लोग स्ट्रैटेजी बना पाएंगे. ओके, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. Now strategic analysis. So strategy formulation is not a task in which managers can get by with
इंट्यूशन, ओपिनियंस, इंस्टिंक्ट्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग। सो यहाँ बोल रहे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, मतलब स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं बना सकता, इंट्यूशन नहीं आएगा मैनेजर्स के अंदर, या ओपिनियन या इंस्टिंक्ट या क्रिएटिव थिंकिंग के कारण स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इट इज़ अ टास्क। ओके, it's not just a bluff game or anything or a probability, no. So there are a lot of factors that consider in strategic analysis. Okay, but it is a judgments about what strategies to pursue need to flow directly from analysis of a firm's external environment and its internal resources and capabilities. So according to the resource, according to the external environment, हमें जजमेंट करना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रैटेजीज परस्यू करना चाहिए या उसके साथ जाना चाहिए। ओके, द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशनल कंसिडरेशन या फैक्टर्स आर, ओके, सो लेट्स सी, industry and competitive conditions and an organization's own competitive capabilities, resources, internal strength, weakness and market position. So industry means environment, मतलब external environment हुआ, and competitive condition ये समझना पड़ता है, एंड फिर इंटरनल एनवायरनमेंट को भी समझना पड़ता है। मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड मार्केट पोजीशन। वेरी सिंपल। सो ये दो फैक्टर को हमेशा कंसिडर करना पड़ता है। ओके, इश्यूज, फैक्टर, प्रॉब्लम्स टू कंसिडर फॉर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। सो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने के बाद हम लोग कौन से फैक्टर्स या प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ओके, सो स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो स्ट्रैटेजी डेवलप्स कैसे होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, स्ट्रैटेजी बढ़ते ही जाता है ये। ओके, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। सो हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को साथ में रहकर या साथ में रख कर देखना पड़ता है। ओके, एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके, सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ रिस्क। सो टाइप्स ऑफ रिस्क में लेट्स स्टडी फर्स्ट इंटरनल। सो इंटरनल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के वजह से, ऑर्गेनाइजेशन खुद के वजह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसा रिस्क आता है। ओके, शॉर्ट टर्म मीन्स जैसे हम लोग ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाया उसको कोप अप नहीं करेगा तो दैट इज शॉर्ट टर्म, एंड लॉन्ग टर्म मीन्स जैसे मीन्स स्ट्रैटेजी बना तो प्रॉपरली चल रहा है बट इन लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट वर्किंग। सो लेट्स सी। ओके, सो हम लोग सबसे पहले इंटरनल पढ़ेंगे। सो इंटरनल का शॉर्ट टर्म। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप अप विथ स्ट्रैटेजिक डिमांड्स। सो हम लोग ने जो स्ट्रैटेजी बनाया वो शॉर्ट टर्म में जो रिसोर्सेस है वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, दैट इज इट इज सेइंग। ओके, लाइकवाइज इंटरनल में लॉन्ग टर्म। सो इंटरनल में लॉन्ग टर्म मीन्स हम लोग ने स्ट्रैटेजी बनाया एंड चल भी रहा था बट ड्यू टू चेंजेस इन इंटरनल कैपेसिटीज एंड प्रेफरेंसेस, बहुत प्रेफरेंसेस चेंज हुआ, कैपेसिटीज चेंज हुआ, तो ओवरऑल या लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रैटेजी इनकंसिस्टेंट रह गया। ओके, दैट इज स्ट्रैटेजिक रिस्क फॉर इंटरनल। ओके, इन लॉन्ग टर्म। नाउ स्ट्रैटेजिक रिस्क इन एक्सटर्नल। सो एक्सटर्नल का स्ट्रैटेजिक रिस्क सेम लाइक इंटरनल ओनली। सो एक्सटर्नल में भी हम लोग ने स्ट्रैटेजी बनाया बट हम लोग ने कुछ गलत समझ लिया, एनवायरनमेंट को, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उनको इंटरप्ट ही प्रॉपरली नहीं किया, तो दैट इज शॉर्ट टर्म, मतलब इंस्टेंट फेलियर। ओके, सो एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म। ओके, नाउ एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म। सो स्ट्रैटेजी बना, प्रॉपरली बना बट लॉन्ग टर्म में चेंजेस प्रॉपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। सो एनवायरमेंट चेंज हो गया, एनवायरमेंट में बहुत कुछ चेंज हो गया, इसके लिए वो जो स्ट्रैटेजी बना था वो ऑब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ रिस्क। Now methods of industry and competitive analysis. So Porter's 5 force model. So Porter ने 5 force model बताया था. Okay. So nature of rivalry, bargaining powers of suppliers, bargaining power of buyers, threat of substitutes, threat of new entrants. Okay. This was the Porter's 5 force model. Methods of industry and competitive analysis. So इंडस्ट्री का मतलब क्या है? सबसे पहले इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स हुज प्रोडक्ट्स हैव सेम एंड सिमिलर एट्रीब्यूट सच दैट दे कम्पीट फॉर द सेम बायर्स। सो इंडस्ट्री मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज जो एकदम सिमिलर होते हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। ओके, बट डेफिनेशन में दिया कि जो प्रोडक्ट्स होता है, ओके, जिसका प्रोडक्ट्स होते हैं एक दूसरे का कंपनी जिसका सिमिलर एट्रीब्यूट्स होता है एंड दे कम्पीट फॉर द सेम बायर्स, मतलब सेम टारगेट मार्केट होता है, तो उसको बोलते हैं एक
ग्रुप या एक इंडस्ट्री. ओके, now identifying the strongest or weakest companies. So this is strategic group mapping. So group mapping means जो सबसे strongest है या सबसे weakest company उसको identify करना, कौन सा company strong है कौन सा company weak है in an industry, उसको बोलते हैं strategic group mapping. So a strategic group consists of those rival firms with same similar competitive approaches and positions in the market. Okay, strategic group mapping is a useful analytical tool for comparing the market position of each firm separately. Okay, so market position मतलब वो एक सिंगल फर्म वो मार्केट का कितना कैप्चर किया है, सो हमें पता चलता है कि हर फर्म कितना प्रोपोजिशन में है एक पर्टिकुलर मार्केट में. सो it's a useful analytical tool. Okay, strategic group mapping. So the procedure for constructing a strategic group mapping. So procedure क्या, let's see. सबसे पहला identify the competitive characteristic that differentiates firms in the industry. So ऐसा बहुत सारा competitive characteristic या competitive advantage भी बोल सकते हैं जो एक हर एक फर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहा है इन एन इंडस्ट्री. ओके, सेकेंड, प्लॉट द फर्म्स ऑन अ टू वेरिएबल मैप. ओके, टू वेरिएबल ग्राफ का मैप बनाकर उसमें प्लॉट करने का, यूजिंग पेयर्स ऑफ दिस डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स. सो जो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स था उसके अकॉर्डिंग हमें प्लॉट करना पड़ता है टू वेरिएबल मैप में. ओके, थर्ड वन, असाइन फर्म्स दैट फॉल इन अबाउट द सेम स्ट्रैटेजी स्पेस टू द सेम स्ट्रैटेजिक फर्म, सेम स्ट्रैटेजिक ग्रुप. सो अभी फर्म्स को एक साथ रखने का जो सेम स्ट्रैटेजिक्स लगाते हैं. ओके, सो उनको एक सेम स्ट्रैटेजिक ग्रुप में बना देने का. ओके, एंड द लास्ट वन इज ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रैटेजिक ग्रुप मेकिंग द सर्कल्स प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू. सो जो स्ट्रैटेजिक ग्रुप बना है उसमें जो स्ट्रैटेजिक फर्म्स होते हैं उनके ऊपर सर्कल्स बनाने का अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ हाउ मच दे आर sharing the whole industry according to their sales revenue. Okay, where is it? This is the procedure for constructing a strategic group mapping. Now dominant economic feature of the industry. So dominant economic feature of the industry क्या क्या है? Size and nature of market. Okay, ये सब economic features है जो industry का factors होता है. Okay, size and nature of market, number of buyers and their relative sizes, number of rivals and their relative market share, market growth rate and position in the business life, capital requirement and the ease of entry and exit, whether industry profitability is above or below par, scope of competitive rivalry. Okay, so these are the key industry traits, or we can say the dominant economic feature of the features of an industry. Okay, जिसका ये सब साइज एंड मार्केट ज़्यादा है, नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ राइवल्स ज़्यादा है, मीन्स वो डोमिनेट कर रहा है. ओके, मार्केट ग्रोथ रेट, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड द ईज ऑफ एंट्री एक्सिट, प्रॉफिटेबिलिटी बिलो ए के अबव पार, स्कोप ऑफ कॉम्पिटिशन. सो दिस आर द फैक्टर्स जिसे हमें पता चलता है कि कौन डोमिनेट कर रहे हैं या कौन डोमिनेट नहीं कर रहे हैं इन एन इंडस्ट्री. ओके, नाउ ट्रिगर्स ऑफ चेंज. सो ट्रिगर्स ऑफ चेंज या ड्राइविंग फोर्सेस. ओके, तो क्या होते हैं? An industry's economic feature and competitive structure reveal a lot about its fundamental character, but little about the ways in which its environment may be changing. Okay, the life cycle stages are strongly linked to changes in the overall industry growth rate. So life cycle stages जो होता है, okay, are strongly linked to the changes in the overall industry growth rate. Okay, now driving forces. So while it is important to judge what growth stage an industry is in, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कौन सा growth stage में industry means life cycle. There's more analytical value in identify the specific factors causing fundamental industry and competitive adjustment. पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि factors ढूंढना जो fundamental industry and competitive adjustments करते हैं. Okay, so industry and competitive conditions change because forces are in motion. सो ये चेंज या इनका फैक्टर्स क्या क्या होता है? दैट इज अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट्स इंसेंटिव्स, या फिर थ्रेट दैट इज प्रेशर्स फॉर चेंजेस. सो प्रेशर हो या अपॉर्चुनिटी हो, ये दोनों के कारण ही चेंज होता रहता है. ओके,
द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स आर कॉल्ड ड्राइविंग फोर्सेस, एंड इसमें से जो भी बहुत डोमिनेंट फोर्सेस है उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्सेस, बिकॉज दे हैव द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. ओके, नाउ एनालाइजिंग ड्राइविंग फोर्सेस. ओके, सो ड्राइविंग फोर्स को एनालाइज करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं. आइडेंटिफाइंग व्हाट द ड्राइविंग फोर्सेस आर, सो सबसे पहले ड्राइविंग फोर्सेस क्या है वो देखने का. फिर एसेसिंग द इम्पैक्ट दे विल हैव ऑन द इंडस्ट्री, सो उसके बाद देखने का कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडस्ट्री में. ओके, so most common driving forces, driving forces are increasing globalization, product innovation, marketing innovation, changes in cost and efficiency, entry or exit of major firms, changes in the long term industry growth rate, the internet and e-commerce opportunities, and threats it breeds in the industry. So ये सब सम ऑफ द कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस है जो एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है. ओके, now key success factors, so these are the key elements that affect the ability of a firm or industry to prosper in the market. so कुछ कुछ फैक्टर्स होता है जिसके कारण एक इंडस्ट्री में सर्टेन फर्म या सर्टेन कंपनी या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ग्रो करती है या बहुत प्रॉस्पर करती है. ओके, तो उनको क्या बोलते हैं, की सक्सेस फैक्टर्स. ओके, सो जियो का की सक्सेस फैक्टर क्या था, कॉस्ट एफिशिएंसी. ओके, उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिकल चार्जेस दिया कस्टमर्स को. ओके, दैट वाज देयर की सक्सेस फैक्टर. इट्स एन एग्जांपल. ओके, दे फॉर्म द रूल दैट फिगर वेदर अ कंपनी विल बी फाइनेंशियली और कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल. ओके, सो की सक्सेस फैक्टर से मालूम पड़ता है कि वेदर कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या कॉम्पिटिटिव सक्सेसफुल होएगा. ओके, सम ऑफ द सक्सेसफुल की फैक्टर्स आर core competentions, business outcome मतलब result, and competitive capabilities. so ये some of the successful key factors है. जैसे core competition, so competition जो core means एक competitive advantage है. ओके, that business outcome result के ऊपर होता है. and last one is competitive capabilities. ओके, compete करने का capable है कि नहीं. ओके, internal and external resources and strategy in production, marketing, etc. okay, so these are the key factors. Okay, now going to how to find out or identify the KSFs of an industry. Okay, so on what basis do customers select between the competing brands of sellers? so हमें देखना है, identify करना है. okay, key success factors क्या है. so सबसे पहला देखने का कि सेलर्स. ओके, कौन सा बेसिस में कस्टमर सेलर्स को चुनता है, कौन सा अकॉर्डिंग टू द ब्रांड्स, व्हाई दे चूज सर्टेन ब्रांड्स ओवर सर्टेन ब्रांड्स. ओके, दैट इज वन. व्हाट प्रोडक्ट क्वालिफाइज एज क्रूशल. ओके, सो कौन सा प्रोडक्ट एकदम क्रूशल होता है. सेकेंड. थर्ड, व्हाट कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज डज अ सेलर नीड्स टू हैव टू बी कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल. सो कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल होने के लिए उनके पास कौन सा कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी क्या क्या है उनके पास, वो देखना पड़ता है. व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सके उनको सस्टेन कैसा कर पाएंगे, वो सस्टेन करने का उनके पास क्या एक एडवांटेज है कि नहीं एक्चुअल में. ओके, सो दिस आर द वेज टू फाइंड आउट और आइडेंटिफाई द KSFs ऑफ एन इंडस्ट्री. ओके, नाउ हमने वर्ड सुना था कोर कॉम्पिटेंस. सो कोर कॉम्पिटेंस होता क्या. सो कोर कॉम्पिटेंस मीन्स लोअर प्राइसेस, securing low cost, okay, low cost supplies, managing in store activities more efficiently, okay, computerized stock or ordering system, own brand labels, etc, etc. These are known as core competence. Okay, these are the examples. Now the introduction. so core competencies are capabilities that serve as a source of competitive advantage for a firm over its rival. so it is a source, okay, of competitive advantage. so competitive advantage कहाँ से आ रहा है उसको बोलते हैं core competencies. okay, so C.K. Prahlad and Gary Hamel have advocated a concept of core competencies. okay, now definition. Competency is defined as combination of skills and techniques rather than individual skill and separate techniques. so competency means basically know-how, knowledge,
that all. Okay, so but they are saying the combination of skills and techniques rather than individual skill or separate technique. So it is a combination of skills and technique, not a individual skill or separate technique. Okay, so that is defined as competency. Okay, therefore core competencies cannot be built on one capability or single technological know-how. Instead it has to be the integration of many resources. So core competencies सिर्फ एक कोई नो हाउ या एक टेक्नोलॉजी या एक कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं बन सकता कभी भी नहीं. इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ मेनी रिसोर्सेस. ओके, सो एज आई सेड सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल ने एडवोकेट किया था कोर कॉम्पिटेंस. ओके, competencies. So let's see what they said. Major core competencies are identified in three areas: competitor differentiation, customer value, and application to other markets, that is within the organization. So let's see what is there. What is that? All three. So competitor differentiation. So the company can consider having a core competence if the competence is unique and it is difficult for competitors to imitate. Okay, so competitor differentiation क्या बोला जाता है? is having something core competency which is unique and it is very difficult to copy. Okay, that is one competitor differentiation. Okay, customer value. So when purchasing a product or service, it has to deliver a fundamental benefit for the end customer in order to be a competitor, in order to be a core competence. So दे आर सेइंग कुछ फंडामेंटल बेनिफिट है कि नहीं एंड कस्टमर को. सो बेनिफिट होगा तो दैट इज नॉन एज कस्टमर वैल्यू. ओके, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स. सो एप्लीकेशन टू अदर मार्केट और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो कोर कॉम्पिटेंस मस्ट बी एप्लीकेबल टू द होल ऑर्गेनाइजेशन. सो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कोर कॉम्पिटेंस होना चाहिए. इट कैनॉट बी ओनली वन पर्टिकुलर स्किल और स्पेसिफाइड एरिया ऑफ एक्सपर्टेंस. सिर्फ एक स्किल या एक कोर कॉम्पिटेंस से प्रोडक्ट या सर्विसेज सक्सेसफुल नहीं होगा या वो फर्म सक्सेसफुल नहीं होगा. सो देयर शुड बी मेनी. ओके, इट शुड बी इंटरकनेक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग. ओके, examples of core competence like Hindustan Unilever marketing and sales is their core competence. Walmart का क्या है? operating cost lower होता है. Okay, so how to build core competencies? So first one is valuable, second is rare, third costly to imitate or copy or follow, and the last one is non-substitutable. Okay, so valuable. So valuable means कुछ वैल्यू ऐड करना कस्टमर्स को, दैट इज़ नॉन एज वैल्यूएबल. रेयर, बहुत जो फर्म है, पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर, उनके पास होना नहीं चाहिए. ओके, इट शुड बी रेयर. ओके, कोर कॉम्पिटेंसी शुड बी रेयर. कॉस्टली टू इमिडिएट, इवन इफ समवन वांट टू copy the core competency, then it should be very costly to them. Okay, so that is costly to imitate means such capabilities that competing firms are unable to develop easily. Okay, and the last one is non-substitutable. So ऐसे जो core competency है उसका कोई substitute नहीं होना चाहिए. Okay, so capabilities that do not have strategic equivalents are called non-substitutable capabilities. Okay, नाउ वैल्यू चेन एनालिसिस. सो वैल्यू सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज में नहीं दिया जाता है, इट्स अ सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस. उसमें भी हम लोग वैल्यू चेन वैल्यू एड अप कर सकते हैं. सो दैट इज नॉन एज वैल्यू चेन एनालिसिस. सो प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज. सो देर दिस इज टू प्राइमरी एक्टिविटीज. जो मेन फंक्शन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज. सो इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब इनपुट लाना, ऑपरेशन ऑपरेट करना एंड उसको वापस ले जाना, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक. एंड उसके बाद मार्केटिंग, सेल्स एंड लास्ट वन इज आफ्टर सेल सर्विस या सर्विसेज. ओके, लाइकवाइज सपोर्ट एक्टिविटीज़ में आता है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा फर्म का है. ओके, HRM ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसा है, एंड लास्ट वन इज प्रोक्योरमेंट. ओके, so introduction, a value chain is a set of activities that a firm operating in a specific industry performs in order to deliver a valuable product or service for the market. Okay, it is a set of activities, okay, in order to deliver a valuable product or service in the market. Okay, value chain analysis was originally introduced as an accounting analysis. So सबसे पहला value chain analysis आया बस accounting analysis के लिए. Okay, बट ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी
एक टाइप का स्ट्रैटेजी बन चुका है. ओके, द टू बेसिक स्टेप्स ऑफ आइडेंटिफाइंग सेपरेट एक्टिविटीज एंड असेसिंग द वैल्यू एडेड फ्रॉम ईच were linked to an analysis of an organization competitive advantage by Michael Porter. So माइकल पोर्टर बोलते हैं कि दो तीन कंपनी से या दो तीन सेपरेट एक्टिविटीज से हमें देखना है कि कौन सा वैल्यू एडेड लिंक्ड है, ओके, टू द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ओके, so according to that we can get what is the value added. Okay, now one of the key aspects of value chain analysis is the recognition that organizations are much more than a random collection of man, machinery, material, money. So man, machinery, material या money से वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं होता. की एस्पेक्ट्स बोलते हैं कि रिकग्निशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का रिकग्निशन कैसा उसके ऊपर डिपेंड होता है. ओके, दिस रिसोर्सेज आर ऑफ नो वैल्यू अनलेस डिप्लॉयड इनटू एक्टिविटीज. मैन हो या मशीन्स हो, मटेरियल हो, पैसा, इसका कोई वैल्यू नहीं है until it is deployed into activities and organized into systems and routines which ensure that products and services are produced which are valued by the final consumer. Okay, so मैन मशीन मटेरियल होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बट वो मैन मशीन और मटेरियल मनी से हम प्रोडक्ट या ऐसे सर्विस बना सके जो वैल्यू ऐड कर सके कस्टमर्स को, देन दैट विल बी ट्रूली बेनिफिशियल. ओके, so this is just another diagram for primary activities and support activities. So primary activities as already to inbound logistic, outbound logistic, operation, marketing and sales and service. Likewise support activities, firm infrastructure, HRM, technology development and procurement. Okay, इन दोनों की वजह से मार्जिन क्रिएट हो जाता है. ओके, इट्स अ वैल्यू. ओके, now primary activities. So inbound logistics means inbound logistic is concerned with receiving, storing, distributing inputs. It's inputs related. Okay, operation means comprise the transformation of the input into the final product. मतलब input को output में जो प्रोसेस किया जाता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन. Outbound logistic is involve the collecting, storing and distributing the product to the buyers. Okay, अभी इनपुट हो गया, वो इनपुट को आउटपुट बना दिया, अभी आउटपुट को संभालना या बायर तक पहुंचाना, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक. मार्केटिंग एंड सेल्स, सो बायर्स को कन्विंस करना कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या वो सर्विस अच्छा है, सो दैट इज मार्केटिंग एंड सेल्स. एंड लास्ट वन इज सर्विसेज, सो रिपेयर करना, मेंटेनेंस, दिस आर ऑल सच सर्विसेज which can be given through the buying period or after the buying of the product or services. Okay, now support activities. Firm infrastructure, so firm infrastructure, the activities which are not specific to any activity area such as general management, planning, finance and accounting are categorized under फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. सो जो अभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो भी एक्टिविटी नहीं है दैट इज नॉन एज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, दिस ऑल कम्स अंडर फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड रूटीन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच सस्टेन इट्स कल्चर. कल्चर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है. नाउ HRM. HRM is a process in which like recruiting, hiring, training, development and compensation happens. Okay, technology development, these activities are intended to improve the product and the process can occur in many parts of the firm. Okay, and the last one is procurement concerned with the task of purchasing inputs such as raw materials, equipment and even labor. Okay, जो raw material को खरीदना that is known as प्रोक्योरमेंट. ओके, या फिर लेबर को खरीदना. ओके, ये सब प्रोक्योरमेंट होता है. ओके, इट्स अ प्रोसेस. नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो व्हाई डू सम कंपनी सक्सीड बाय अदर फेल. सो ऐसा क्यों होता है, कोई कंपनी सक्सेस पा लेता है एंड कोई फेल हो जाता है. ओके, सो how did Apple return from near obsolescence in the late 1990s and become the world leader and dominant technology company of today. So Apple 1990s में ज़्यादा ये नहीं था, ग्रो नहीं था, बहुत ऑब्सोलीट होते जा रहा था, मतलब कम होते जा रहा था उनका ग्रोथ या उनका
पोजीशन इन एन इंडस्ट्री, बट अभी आज देखा जाएगा तो दे आर द वर्ल्ड लीडर। ओके, ऐसे ही हिंदुस्तान मोटर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। ओके, सो दिस आर सम एग्जांपल्स व्हाई सम सक्सीड एंड व्हाई सम फेल। ओके, सो उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के वजह से होता है ये बेसिकली। सो in the Indian airline industry, how has Indigo Airlines managed to keep increasing its revenues and profits through both good times and bad, while rivals struggle? So even like this is also an example. So Indigo Airlines कभी भी means ऑलमोस्ट, और एयरलाइन इंडस्ट्री में सारा एयरलाइंस जो भी फर्म्स होता है वो मोस्टली लॉस में ही जाते हैं, बट इंडिगो एयरलाइंस दोनों गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स दोनों में भी प्रॉफिटेबल था। ओके, even if their revenue also. Okay, now introduction, competitive advantage. So this was an example of competitive advantage. So competitive advantage allows a firm to gain an edge over rivals when competing. Okay, for most, it if not all companies, achieving superior performance relative to rivals is the ultimate challenge. Okay, if a company's strategies result in superior performance, it is said to have a competitive advantage. So एक कंपनी है जो सुपीरियर परफॉर्म करे दूसरा सारे कंपनी से, दैट मीन्स दे हैव सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर दी अदर्स। ओके, जैक वेल्क ने एक अच्छा स्टेटमेंट बोला था, इफ़ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डोंट compete. This is a great statement. Okay, now going ahead, competitive advantage is the position of a firm to maintain and sustain a favorable market position. तो फर्म कैसा मार्केट पोजीशन को कैप्चर करेगा एंड उसको मेंटेन करेगा, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द एबिलिटी टू ऑफर buyers something different and thereby providing more value for the money. So buyers को कैसे हम लोग मोर देन वैल्यू मोर देन मनी प्रोडक्ट दे सके। ओके, दैट इज वैल्यू प्रोडक्ट्स, कैसे वैल्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कैसे दे सके, दैट इज नॉन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, इट इज अचीव्ड एडवांटेज ओवर राइवल्स व्हेन अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म्स इन इट्स इंडस्ट्री। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। ओके, सो इसे हमें कब मालूम होगा कि एक फर्म competitive advantage? We can get to know that whether a firm has competitive advantage or not by seeing their profitability. Whether their profitability is more than the average industry profitability, then yes, they have some kind of competitive advantage over the other firms in an particular industry. Okay, so it is the result of a successful strategy. Okay, it has to say. This position gets translated into higher market share, higher profit when compared to those that are obtained by competitors operating in the same industry. Okay, competitive advantage may also be in the form of low cost relationship in the industry or being unique in the industry, along with dimensions that are widely valued by the customers in particular and the society at large. Okay, नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसके ऊपर डिपेंड होता है, या कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज। सो सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएबिलिटी। सो लेट्स वी विल स्टडी। ओके, उससे पहले व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? ओके, so the concept of value creation was introduced primarily for providing products and services to the customers with more worth. Okay, जिसका पास ज़्यादा पैसा उनके लिए ज़्यादा वैल्यू देना। ओके, तो प्राइमरी मोटिव यही था। ओके, वैल्यू इज मेजर्ड बाय अ प्रोडक्ट्स फीचर्स, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड बाय सर्विसेज फॉर विच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। ओके, competitive advantage leads to superior profitability. So competitive advantage leads to superior profitability. At the most basic level, how profitable a company becomes depends on three factors. Okay, so तीन factors के ऊपर होता है कि कंपनी profitable होगा कि नहीं। Okay, the value customers place on the company's products. So customer कितना value दे रहा है वो कंपनी का प्रोडक्ट को, that is one.
सेकेंड, द प्राइस दैट अ कंपनी चार्जेस फॉर द प्रोडक्ट, कंपनी कितना प्राइस चार्ज करें. एंड थर्ड लास्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट्स. ओके, the value customers place on a product reflects the utility they get from a product. Utility जैसे कि happiness, satisfaction gained from consuming or owning the product. Okay, utility must be distinguished from the price. Okay, price must be different and utility must be very different. Okay, like utility is something that customer gets from a product. Thus we can say that the value creation is an activity or performance by the firm to create value that increases the worth of goods, services, business processes, or even the whole business system. Okay, ultimately this concept gives business a competitive advantage in the industry and helps them earn above average profits or return. ओके, सो वैल्यू क्रिएशन से हमें थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट या रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे. ओके, वैल्यू क्रिएशन के थ्रू. नाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस. ओके, so internal and external analysis also known as portfolio analysis. So let's see, the business portfolio, okay, which means analysis, is the collection of businesses and products that makes up the company. So it is the collection of business या products जो पूरा कंपनी बनाया जाता है. ओके, द बेस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो इज वन दैट फिट्स द कंपनी स्ट्रेंथ एंड हेल्प्स एक्सप्लोर द मोस्ट अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज. द कंपनी मस्ट एनालाइज its current business portfolio and decide what business should receive more or less investment. And second, develop growth strategies for adding new products and business to the portfolio, whilst at the same time deciding when products and business should no longer be retained. Okay, so these are some of the strategies. Okay, now a new concept, that is strategic business unit. Okay, so SBU, that is strategic business unit is a unit of a company. Okay, एक कंपनी में बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं. ओके, सो एक पर्टिकुलर यूनिट जिसका पास सेम मिशन या सेम ऑब्जेक्टिव हो. ओके, विच कैन बी प्लान इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर कंपनी बिजनेस, दूसरा फंक्शन या दूसरा बिजनेस से अलग हो सके तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. ओके, the SBU can be a company division or a product line within a division or even a single product या brand. Okay, that is known as SBU. सो जैसे कि हमें मालूम है कॉर्पोरेट लेवल होता है, बिजनेस लेवल होता है एंड फंक्शनल लेवल होता है. सो कॉर्पोरेट लेवल ठीक है, एंड उसके बाद बिजनेस लेवल होता है, तो डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं. सो द वन जो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, एक बिजनेस जो दूसरा बिजनेसेस में डिपेंड नहीं है, एंड वो एक सिंगल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एंड मिशन सब सेम है. ओके, द डायरेक्शन इज सेम, देन दैट वुड बिकम SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SBU. सो SBU का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस दैट कैन बी प्लान फॉर सेपरेटली. ओके, हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. ओके, खुद का ही कॉम्पिटिटर्स अलग से होता है. हैज़ अ मैनेजर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट. एक अपना इंडिपेंडेंट मैनेजर होता है वो SBU को संभालने के लिए. हेल्प्स कंपैरिजन बिटवीन डिविजन्स. ओके, एंड द लास्ट वन इज इम्प्रूविंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. Now experience curve. So what is experience curve? So experience curve is an important concept used for applying a portfolio approach. Okay, the concept is similar, akin means similar to a learning curve, which explains the efficiency increase gained by workers through repetitive productive work. So जो एक्सपीरियंस कर्व होता है वो एकदम सिमिलर होता है टू द लर्निंग कर्व. ओके, सो जैसे हम लोग एक चीज़ को बार बार करते जाते हैं, सो उसका लर्निंग बहुत कंपाउंडिंग हो जाता है. सो इट्स सिमिलर टू दैट ओनली. Experience curve is based on the commonly observed phenomena that unit cost decline as a firm accumulates experience in terms of cumulative volume of production. So जैसे जैसे प्रोड्यूस करते जाएगा फर्म को मालूम होता जाएगा कि यूनिट कॉस्ट कैसे कम करना है थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस. ओके, दैट इज नोन एज एक्सपीरियंस कर्व. ओके, the implication is that larger firms in an industry would tend to have lower unit costs as compared to those for smaller companies, thereby gaining a competitive cost advantage.
सो दे आर सेइंग कि लार्जर फर्म के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है बिकॉज दे हैव द लोअर यूनिट कॉस्ट. वाई? बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस कर्व. ओके. एंड स्मॉलर कंपनीज उनका पास ज़्यादा एक्सपीरियंस कर्व नहीं होता, तो उनके लिए सो दे चार्ज वे मोर. देयर कॉस्ट इज very more compared to the large firms. Okay, so the concept of experience curve is relevant for a number of areas in strategic management. कहाँ ये एक्सपीरियंस कर्व बहुत रेलेवेंट है, जैसे कि कंसिडर्ड अ बैरियर फॉर न्यू फर्म्स. ओके, एक्सपीरियंस कर्व ज़्यादा है, मीन्स कॉस्ट कम है वो प्रोडक्ट्स का, उनका पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है. सो एक बैरियर की तरह दूसरा जो नया फर्म आएगा उनके लिए तो बैरियर बन जाएगा. सो दैट विल बी बेनिफिशियल टू द ओरिजिनल फर्म. यूज टू बिल्ड मार्केट शेयर बना सकते हैं. एक्सपीरियंस का जैसा बढ़ेगा वैसे मार्केट शेयर भी बढ़ जाएगा. डिस्करेज कंपटीशन कम होते जाएगा एज इट ग्रोस. ओके, नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो PLC has to do with the life of a product in the market with respect to the business or commercial cost and sales measures. So S-shaped curve होता है product life cycle का. Okay, so PLC which exhibits or indicate the relationship of sales with respect to a time. Okay, sales कैसा होगा, okay, with respect to time वो indicate करता है. So sales starting में तो बहुत कम होगा, but as time increases एकदम ऊपर जाएगा सेल, एंड फिर एक टाइम आएगा जहाँ सेल्स एक स्टेबल हो जाएगा, एंड फिर एक टाइम आ जाएगा जहाँ सेल्स कम हो जाएगा. ओके, सो जो सेल्स का 4 फेज होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज. ओके, दिस इज नोन एज PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. So the different stages in a product life cycle are introduction, slow sales growth, rapid market acceptance, maturity, slow down in the growth, and the last one is decline, sharp downward shift. Okay, product life cycle. So there are 4 categories of PLC as we already studied. Introduction or एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक मीन्स जैसे बच्चा पैदा होता है वैसा वो स्टेज को बोला जाता है, दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज. द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड ग्रोथ मार्केट, वेरी लिटिल कंपटीशन एंड स्टिल हाई सेल्स प्राइसेस. ओके, सेकेंड, ग्रोथ स्टेज. द मार्केट कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन एंड सेल्स इंक्रीजेस. देर आर फ्यू कॉम्पिटिटर, इधर बहुत कम कॉम्पिटिटर्स होते हैं एंड बट ग्रोथ बहुत होता है, बहुत. ओके, maturity stage. The market and market shares are stable. There is established customer base and the price is lowered because of the growing competition. And the last one is decline or aging stage. So the demand for the product decreases and companies are abandoning the market. Companies stop consolidating or leave the market. Okay, so इधर प्रोडक्ट का डिमांड कम होता है. ओके, एंड कंपनीज कभी कभी बंद भी कर लेते हैं यहाँ पर. ओके, दैट इज डिक्लाइनिंग और एजिंग स्टेज. ओके, Igor Ansoff's product market growth matrix. Okay, so Igor Ansoff growth matrix is a tool that helps businesses decide their product and market growth strategy. So जैसा उनका product होगा उनका according to the product we can decide the growth strategy. Okay, so Igor Ansoff ने एक मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स दिया गया है. ओके, सो वी विल स्टडी व्हाट इट इज. Ansof's product market growth strategy suggests that a business attempts to grow depend on whether it markets new or existing products in new or existing markets. ओके, सो नया प्रोडक्ट्स देता है कि नहीं नया मार्केट में या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट में. सो दैट इज अ मैट्रिक्स. ओके, सो लेट्स सी. So Ansoff matrix, so markets and products. Okay, so same products same market में focus करना, that is known as market penetration. Okay, नया market नया product, that is diversification. Okay, same market but नया product, that is product development. Same product but नया market, that is known as market development. Very easy concept. Okay, nothing difficult or nothing complex here. Okay,
Market penetration. So market penetration refers to growth strategy where the businesses focuses on selling existing products into existing market. So जो existing products है वो existing market में बेचना उसको and उसके ऊपर focus करना, that is known as market penetration. It is achieved by making more sales to present customers without changing products in any major ways. Okay. सो जो सेल्स है उसको ही, जो जैसा सेल हो रहा है जो सेम कस्टमर्स उनको ही बेचना, बट थोड़ा ज़्यादा करके बेचना. ओके. पेनिट्रेशन माइट रिक्वायर्स ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग. ओके. यहाँ ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ज़्यादा हो जाता है. रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रैटेजी इज लेस एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रैटेजी. यहाँ रिस्क बहुत कम होता है. ओके. Market development. So market development refers to a growth strategy where business seeks to sell its existing products. Okay, जो सेम प्रोडक्ट है बट नया मार्केट में बेचना है. ओके, नया टारगेट मार्केट में बेचना है. सो इट इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट्स फॉर करंट कंपनी प्रोडक्ट्स. ओके, दिस स्ट्रैटेजी may be achieved through new geographical markets. Okay, रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रैटेजी इज मॉडरेट. ओके, रिस्क मॉडरेट होता है एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रैटेजीज. ओके, दिस इज नॉन एज मार्केट डेवलपमेंट. मतलब प्रोडक्ट सेम बट मार्केट नया. ओके, मार्केट डेवलपमेंट. नाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी वेयर बिजनेस एम्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट्स. ओके, नया प्रोडक्ट्स सेम मार्केट में बेचना, दैट इज नॉन एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. It is a strategy for company growth by offering modified or new products to current market. So एक तो नया प्रोडक्ट बेच सकते हैं या फिर मॉडिफाइड या चेंज प्रोडक्ट बेच सकते हैं करंट मार्केट में ही, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट. रिस्क इन्वॉल्व इन द स्ट्रैटेजी इज मॉडरेट. रिस्क मॉडरेट होता है एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रैटेजीज. ओके. Diversification. So diversification refers to a growth strategy where a business markets न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट. नया प्रोडक्ट नया मार्केट में बेचना, दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन. इट इज़ अ स्ट्रैटेजी बाय स्टार्टिंग up or acquiring businesses outside the company's current products and market. Okay, typically the business is moving into markets in which it has little or no experience. So Tesla पहला कार बनाते थे, now they are making rockets, so which is very different. Okay, रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रैटेजी इज हाई एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज. सो रिस्क बहुत हाई होता है यहाँ पर. ओके, नाउ ADL मैट्रिक्स. सो ADL मैट्रिक्स ऑर्थर डी लिटिल से आया, ADL. ओके, ऑर्थर डी लिटिल. So ADL is a portfolio management method that is based on product life cycle thinking. So ये भी product life cycle based matrix है. Okay, ADL matrix is a two-dimensional matrix. Okay, it's a two-dimensional matrix where on y-axis में competitive position बताया जाता है and x-axis में life cycle of the firm बताया जाता है. Okay. The business strength measure is a categorization of the corporation of SBUs into one of the 5 competitive positions. Okay. So as we all know, y axis में 5 competitive position दिया जाता है. Dominant, strong, favorable, tenable, weak. Okay. Likewise, x axis में 4 categories of BLC है, जैसे business life cycle है, that is introduction, growth, maturity and decline. Okay, so competitive position dominant. So dominant क्या होता है? Dominant, this is a comparatively rare position and in many cases is attributable either to a monopoly, जो monopoly है, या फिर strong है, जो protected technological leadership है, उनको mostly dominant बोला जाता है. Strong means by virtue of this position the firm has considerable degree of freedom over its choice of strategies and is often able to act without its market position being unduly threatened by its competitor. So competitor का threats के हिसाब से नहीं, but बल्कि they can have their own strategies, that is sign of strong. Okay. Favorable, this position which generally comes out when the industry is fragmented and no one competitor stand out clearly, results in the market leaders a reasonable degree of freedom, that is known as favorable. जहाँ इंडस्ट्री खुद फ्रैगमेंटेड है और कॉम्पिटिटर भी ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं कर रहा. ओके. Tenable, although the firms within this category are able to perform satisfactorily
and can justify staying in the industry. They are generally vulnerable in the face of increased competition from stronger and more proactive companies. हालांकि ये लोग काम अच्छा करते हैं या कर सकते हैं इंडस्ट्री में, बट बहुत वल्नरेबल है, मीन्स कंपटीशन का इफेक्ट्स के कारण they get affected through the competition. Okay, so that is known as tenable. Okay, and last one is weak. The performance of firms in this category is generally unsatisfactory, although the opportunities for improvement does exist. So यहाँ पर improvement के लिए opportunity तो है, लेकिन फिर भी perform बहुत गंदा कर रहा है firm. Okay, that is known as weak. Now the limitations of ADL matrix. So ADL matrix का limitation क्या क्या है? There is no standard life cycles length. Okay, determining the current industry life cycle phase is difficult. अभी currently industry का life cycle कौन सा phase में वो determine करना बहुत difficult होता है. Competitors may influence the length of the life cycle. So competitors शायद इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लेंथ ऑफ लाइफ साइकिल को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना. ओके, विथ कंपटीशन इट कैन इंक्रीज द लाइफ साइकिल और इट कैन रिड्यूस. ओके, नाउ बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. ओके, सो BCG मीन्स बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उन्होंने ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स बनाया था. So the BCG growth share matrix is a portfolio planning model developed by the Bruce Henderson of the Boston Consulting Group in the early 1970s. Okay, growth share matrix, also known for its cow and dog metaphors, is popularly used for resource allocation is in a diversified company. Okay, using the BCG approach, a company classifies its different businesses on a two-dimensional growth share matrix. Okay, सो बहुत सारा बिजनेसेस को क्लासीफाई किया जाता है टू डायमेंशनल मैट्रिक्स में. ओके, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में. ओके, सो द वर्टिकल एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस मार्केट ग्रोथ रेट को डिपेंड करता है, डिनोट करता है, एंड एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिनोट करता है मार्केट शेयर को. सो लेट्स सी, मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है और मार्केट शेयर भी ज़्यादा है तो उधर हार्वेस्ट करना चाहिए. ओके, मार्केट ग्रोथ मतलब ग्रोथ बहुत आगे जा सकता है और हमारा मार्केट शेयर भी, जो फर्म का मार्केट है वो भी बहुत है, तो हम लोग ग्रो कर सकते हैं. तो उधर सबसे पहले हार्वेस्ट मतलब मेहनत करना चाहिए. ओके, सेकेंड, मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है. ओके, बट मार्केट शेयर कम है. मार्केट शेयर कम है बट मार्केट ग्रोथ ज़्यादा, तो उधर कैश तो आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ. सो दैट इज नॉन एज कैश काउस. ओके, मार्केट ग्रोथ कम है फिर भी. ओके, बट मार्केट शेयर ज़्यादा है, इसके लिए कैश काउस बोला जाता है. ओके, एंड उधर क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए. ओके, उधर होल्ड करना चाहिए, हार्वेस्ट के बाद होल्ड. ओके, एंड जहाँ मार्केट शेयर कम है एंड मार्केट ग्रोथ भी कम है, सो मार्केट ग्रोथ कम है एंड मार्केट शेयर भी कम है, सो उधर डॉग्स मीन्स डाइवेस्ट करना चाहिए. वो मार्केट, वो जो भी बिजनेस है उधर से हट के दूसरा बिजनेसेस में या दूसरा प्रोडक्ट इन न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट में जाना चाहिए. ओके, एंड जहाँ मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है बट मार्केट शेयर कम है. ओके, मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है एंड मार्केट शेयर कम है, सो उधर क्या मार्केट शेयर बढ़ा देना चाहिए. ओके, सो उधर मार्केट शेयर बढ़ा देना है. मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है तो एंड आपका मार्केट शेयर कम है तो सिंपल सी बात है, आपका मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहिए. बिल्ड शेयर क्वेश्चन मार्क. ओके, सो दिस आर द सिंबल्स. ओके, फ्रॉम द BCG शेयर मार्केट मैट्रिक्स. ओके, so conventional strategic thinking suggests there are 4 possible strategies for each SBU, strategic business unit. Okay, so let's see. Build share. Here the company can invest to increase market share, for example turning a question mark into star. So जैसे शेयर बढ़ा देगा तो फर्स्ट मैट्रिक मतलब एंड ऑफ द राइट मैट्रिक्स से फर्स्ट मैट्रिक्स में आ जाएगा, फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा. सो क्वेश्चन मार्क से जैसे ही शेयर इंक्रीज हो जाएगा तो वो स्टार में आ जाएगा. ओके, सेकेंड इज होल्ड. हियर द कंपनी इन्वेस्ट जस्ट इनफ टू कीप द SBU इन इट्स प्रेजेंट पोजीशन. इधर सिर्फ होल्ड करेगा, प्रिजर्व करेगा मार्केट शेयर को. ओके, थर्ड हार्वेस्ट. हियर द कंपनी reduces the amount of investment in order to maximize the short-term cash flows and profits from the SBU. This may have the effects of turning stars into cash cows. Okay, इधर इन्वेस्टमेंट कम कर देगा. ओके, एंड लास्ट
last is divest. Okay, the company can divest the SBU by phasing it out या फिर selling it out in order to use the resources elsewhere. Example, investing in the more promising question marks. Okay, very easy. Now the limitations of it. So it neglects the effects of synergy between business units. So synergy means दो business units जब एक साथ आते हैं उनका एनर्जी एक्सचेंज होता है एंड उन दोनों का बीच में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस या बहुत सारे एडवांटेजेस दोनों क्या एक बनने से हो जाता है. ओके, दैट इज नॉन एज सिनर्जी. मार्केट ग्रोथ इज नॉट ओनली इंडिकेटर फॉर अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ मार्केट. ओके, हाई मार्केट शेयर इज़ नॉट दी ओनली सक्सेस फैक्टर. ओके, मार्केट शेयर इंक्रीज करना इसका ये मतलब नहीं कि हाँ वो कंपनी बहुत अच्छा कर नहीं. ओके, हाई मार्केट शेयर डज नॉट नेसेसरीली लीड टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑल द टाइम. अ बिजनेस विद अ लो मार्केट शेयर कैन बी प्रॉफिटेबल टू. द मॉडल neglects small competitors that have fast growing market shares. Okay, so these are the limitations of this matrix. Now general electric matrix. So इसको stop light strategy model भी बोला जाता है. Okay, it's like traffic lights. Okay, this model has been used by General Electric company, developed by GE with the assistance of the consulting firm McKinsey and Company. Okay, this model is also known as business planning matrix. Okay, G9 cell matrix and GE model भी बोला जाता है. Okay, the strategic planning approach in this model has been inspired from traffic control lights. So traffic control lights से इंस्पायर होके ये मॉडल बनाया गया है. द लाइट्स दैट आई यूज एट क्रॉसिंग टू मैनेज ट्रैफिक आर ग्रीन मतलब गो, येलो कॉशन, रेड स्टॉप. ओके, सेम हियर ऑल्सो अप्लाइज. ओके, दिस मॉडल यूजेस टू फैक्टर्स while taking strategic decisions. Okay, so y axis market attractiveness. Okay, और x axis में business strength. Okay, सो मार्केट अट्रैक्टिवनेस का फैक्टर्स जैसे कि साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग ट्रेंड्स, ये सब आता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस. लाइकवाइज बिजनेस रैंक में आता है मार्केट शेयर ग्रोथ रेट, प्रॉफिट मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ब्रांड इमेज, कस्टमर लॉयल्टी. ओके, दिस ऑल कम्स अंडर बिजनेस स्ट्रेंथ. ओके, सो this is the matrix. So market attractiveness on y-axis, business strength on x-axis. Okay, so business strength कम होते जा रहे हैं एंड मार्केट attractiveness भी कम होते जा रहे हैं, तो हार्वेस्ट या फिर डाइवेस्ट कर देने का. ओके, बिजनेस स्ट्रेंथ या मार्केट attractiveness ओके तो प्रोटेक्ट करते जाने का. ओके, होल्ड करते जाने का बेसिकली. ओके, प्रोटेक्ट या होल्ड. ओके, एंड इफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है एंड इवन बिजनेस स्ट्रेंथ भी ज़्यादा या एवरेज है, सो हमें वहाँ पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए. ओके, वेरी इजी मैट्रिक्स. सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्ट, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट मीन्स. सो इन्वेस्टमेंट basis on market attractiveness for growth and expansion. Protect, no fresh investment, rather it is willing to have the security of the given investment so that does not result in losses. प्रोटेक्ट में हमें नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, रैदर हमें जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो लॉसेस में ना जा पाए. हार्वेस्ट, सिचुएशन वेयर लो प्रायोरिटी वॉज गिवन. ओके, यहाँ प्रायोरिटी कम दिया जाता है. डाइवेस्ट, फाइनली डिसाइडेड टू सेल अ बिजनेस यूनिट, यहाँ पर बिजनेस यूनिट को सेल ऑफ किया जाता है. ओके, नाउ स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, threat. Okay, very easy. Okay, so it's a relationship between organization and environment. Okay, basically introduction. For the generation of a series of strategic alternatives or choices, it is necessary to analyze the firm's internal strengths and weaknesses and its external opportunities and threats. Okay, the identification and analysis of strength, weaknesses, opportunities and threats is normally referred to as SWOT analysis. Okay, so SWOT means
स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट उसको एनालाइज करना या आइडेंटिफाई करना, उसको ही स्वॉट एनालिसिस बोला जाता है। The major purpose of SWOT analysis is to enable the management to create a firm specific business model. Okay, so it's a firm specific business model. Now what is strength? Strength is an inherent capability of the organization which it can use to gain strategic advantage over its competitors. Means strength वो है जो खुद के अंदर है एंड उसका यूज़ करने से हम स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ला पा सकते हैं कॉम्पिटिटर्स से, ओके, अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स, ओके, दैट इज स्ट्रेंथ. वीकनेस इट्स अ लिमिटेशन, इट्स एन इनहेरेंट लिमिटेशन विच विल क्रिएट डिसएडवांटेज अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर, ओके. Likewise, opportunities. An opportunity is a favorable condition in the organization's environment which enables it to strengthen its position. Threat. A threat is an unfavorable condition in the organizational environment which causes a risk, damage, and organization to the organization's position. Okay, that is threat. Now the significance of SWOT analysis lies in the following points. So significance किस कौन से पॉइंट्स पे डिपेंड होता है SWOT analysis का. So let's see. So the significant points of SWOT analysis are: it provides a logical framework of analysis. It presents a comparative account. It guides the strategists in strategy identification. Okay. SWOT analysis helps managers to craft a business model that will allow a company to gain competitive advantage in its industry. Very easy. Now comes the TOS matrix. So TOS matrix is the brother of SWOT and a SWOT matrix. So TOS is just the opposite of SWOT matrix, you can say. So through SWOT analysis, organizations identify their strength, weakness, opportunities and threats. While conducting the SWOT analysis, managers are often not able to come to terms with the strategic choices that the outcomes depend. So हमें SWOT analysis में हमें ये तो मालूम पड़ जाता है कि strength क्या है, weakness क्या है, ये क्या है, बट हमें ये नहीं मालूम पड़ता उसके अकॉर्डिंग हमें strategy कौन सा लेना है. Okay, so hence where it developed a matrix called TOS matrix by matching strength and weakness of an organization with the external opportunities or threat. So external opportunity या threat के against strength and weaknesses को match करने का कोशिश किया through an matrix that is called as TOS matrix. Okay. The incremental benefit of the TOS matrix lies in systematically identifying relationship between these factors and selecting strategies on their basis. Thus, TOS matrix has a wider scope when compared to SWOT analysis. Okay, so TOS matrix ज़्यादा यूज़ किया जाता है as compared to SWOT analysis. TOS analysis is an action tool, whereas SWOT analysis is a planning tool. It's also correct statement. ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट बोला जाता है. SWOT एनालिसिस सिर्फ प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बट TOS एनालिसिस एक्शन टूल भी माना जाता है. ओके, द TOS मैट्रिक्स इज टूल for generating strategic options. Through TOS matrix, 4 distinct alternative kinds of strategic choices can be identified. Okay, so let's see. So on y-axis you can see external elements and on x-axis you can see internal elements. So external elements like on y-axis, external elements like opportunities and threat, internal elements in x-axis like strength and weakness. So जहाँ स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन के पास एंड एनवायरमेंटल भी साथ दे रहा है, एनवायरमेंटल का भी अपॉर्चुनिटी है, सो मैक्सी दैट इज फर्स्ट स्टेट. सेकेंड, जहाँ एनवायरमेंटल साथ नहीं दे रहा मीन्स एनवायरमेंटल थ्रेट है और ऑर्गेनाइजेशन भी वीक है, वहाँ मिनी. ओके, जहाँ ऑर्गेनाइजेशनल का पास स्ट्रेंथ है बट एनवायरमेंटल थ्रेट दे रहे हैं, दैट इज मैक्सी. लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशनल वीक है, ओके, बट एनवायरमेंटल में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, वह मेनी मैक्सी. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस. हमने जो पढ़ा वो सब है क्या, ये मैट्रिक्स में है क्या, क्या बोलता क्या है. सो लेट्स सी. सो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी दैट इज मैक्सी. सो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी इज अ पोजिशन दैट एनी फर्म वुड लाइक टू अचीव. कोई भी फर्म यहाँ ये पोजिशन में जाना चाहता है. ओके, द स्ट्रेंथ कैन बी यूज टू कैपिटलाइज और बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग और emerging
opportunities. Such firms can take lead from their strength and utilize the resources to build up the competitive advantage. Okay, now strength but threat. Okay, so maximany. So strength threat is a position in which a firm strives to minimize existing or emerging threats through its strength. Okay, so यहाँ पर क्या करते हैं, फर्म कोशिश करते हैं कि थ्रेट को कम किया जाए थ्रू दियर स्ट्रेंथ. ओके, थ्रू दियर इंटरनल स्ट्रेंथ. ओके, WO, that is weakness and opportunity. The firm need to overcome internal weaknesses and make attempts to exploit opportunities to maximum. Okay, and the last one is mini, that is weakness and threat. Okay, so WT is a position that any firm will try to avoid, या कोई भी फर्म जाना नहीं चाहता है. A firm facing external threats and internal weakness may have to struggle for its survival. WTA strategy is a strategy which is pursued to minimize or overcome weaknesses and as far as possible cope with existing or emerging threats. Okay, very easy. Now comes globalization. So the process by which businesses or other organizations develop international influence or start operating on an international scale, that is known as globalization. Okay, in simple economic terms, globalization refers to the process of integration of the world into one huge market. Okay, a company which has gone global is called MNC, multinational, or TNC, transnational companies. Okay, so the global company views the world as one market. एक मार्केट सोचकर ग्लोबल कंपनियां चलती है. Minimizes the importance of national boundaries. To be specific, global company has 3 characteristics. Okay, it is a conglomerate of multiple units but all linked by common ownership. So conglomerate means different. Okay, so different multiple units but linked by all common ownership. Multiple units draw on a common pool of resources such as money, credit, information, patents, trade names, and control system. The units responds to some common strategy. Besides, its managers and shareholders are also based in different nations. Okay, so ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है तो ही जाकर ग्लोबल कंपनी बोला जाता है. Okay, so there is a question arises, why do companies go global? So there are several reasons why companies go global. These are discussed as follows. The first and foremost reason is need to grow. Okay, नया मार्केट लाने के लिए. Okay, so एक्सटेंड हो जाएगा, बाउंड्री का लिमिट नहीं होगा, सो ग्रो करेगी वो कंपनी. दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग रियलाइज दैट डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडिक्वेट. जब डोमेस्टिक मार्केट एडिक्वेट नहीं लग रहा, ओके, वो इनफ नहीं है, तो हम ग्लोबल हो जाते हैं. ओके, एंड रिच. ओके, companies often set up overseas plants to reduce high transportation costs. So यहाँ से प्रोडक्ट्स वहाँ तक बेचने से अच्छा तो वहाँ पर मीन्स जो नेशन में प्रोडक्ट बेचना है वहाँ पर ही प्लांट या सेटअप कुछ मशीन सेटअप कर दिया जाए. सो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट कंपनीज गो ग्लोबल. There can be varied other reasons such as need for reliable or cheaper source of raw material, cheap labor, etc. The rise of services to constitute the largest single sector in the world economy, and globalization has made companies in different countries to form strategic alliance and leverage their respective comparative and competitive advantages. Okay, so basically जब 2 कंपनियां या बाहर एक्सटेंड किया जाएगा तो जहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ला पाएगा, तो इसके लिए भी कंपनियां ग्लोबल हो जाते हैं, ग्लोबल बन जाती है. ओके, या फिर रॉ मटेरियल्स या लेबर्स चीप मिलेगा तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कंपनीज गो ग्लोबल. ओके, नाउ देर इज MNCs एंड TNC. ओके, सो MNC मीन्स मल्टीनेशनल कॉपरेशन एंड TNC में ट्रांसनेशनल कॉपरेशन. तो इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विशमेंट क्या है? ओके, डिफरेंसेस क्या है? लेट्स सी दैट. सो MNC multinational corporation, TNC transnational corporation. So it is defined by ILO, International Labour Organization. MNC को डिफाइन किया है एंड TNC को डिफाइन किया है EU ने, यूरोपियन यूनियन ने. ओके, स्ट्रक्चर कैसा है? मल्टीनेशनल कंपनीज ओन अ होम कंपनी एंड हैव इट्स सब्सिडरीज. सो उनका खुद का एक बड़ा कंपनी रहता है, एक
कंपनी एंड उसके बाद छोटा छोटा सब्सिडरी कंपनी होता है जो मल्टीनेशनल अलग अलग नेशंस में होता है. ओके. Transnational companies do not have subsidiaries but just many companies. So यहाँ subsidiaries transnational companies में subsidiaries नहीं होता बट बहुत सारा कंपनियाँ होती है. ओके. मैनेजमेंट यहाँ पर एज मल्टी एमएनसी में एक ओन एक ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडियरी को मैनेज करता है. सो इट्स सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम. हेडक्वार्टर एक कंपनी में होता है, होम कंट्री में बोला जाता है, दैट इज लाइक. इन अदर हैंड टीएनसी में ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन में डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है. हर एक कंट्री में डिफरेंट हेडक्वार्टर्स होता है. ओके. एमएनसी ऑपरेट कहाँ से करते हैं? होस्ट कंट्री में जहाँ हेडक्वार्टर होता है, और टीएनसी हेड ऑफिस से ऑपरेट करता है. की पॉइंट, एमएनसी में सेम प्रोडक्ट या सर्विस एट ऑल प्लेटफॉर्म. ओके. सो सेम प्रोडक्ट और सर्विस होता है. ओके. बट टीएनसी में अलग अलग प्रोडक्ट सर्विसेज किया जाता है एज पर द कंडीशन. बट ओके. एमएनसी लाइक एग्जांपल पेप्सिको, नोकिया. ओके. टीएनसी लाइक टाटा कम्युनिकेशन, ओएनजीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So here we ends the chapter number 2, that is dynamic of competitive strategy. Thank you for watching it.